हेलो बच्चा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री के क्लास 12th का मिड टर्म के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो पेपर आपके पास है ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। यहाँ ई सिंबल से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ द एसीटोन विद द 50 ml ऑफ द क्लोरोफोम द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। देखो इसने क्या बोला है कि हमने क्या किया, एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, जब बेटा आपको क्लास के अंदर टीचर याद कराता है कि आपको आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, उसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। तो अगर आपने क्लास में थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा बेटा, तो जो आपके पास एसीटोन और क्लोरोफॉर्म होता है, ये नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल आपके पास होता है। ठीक है, अगर आपने सीधा सा इसको पहचान लिया तो आप बोल सकते हो क्योंकि ये नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसकी डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या रहेगी, आपके पास कम रहेगी। या फिर आप ये बोल सकते हो इसकी वैल्यू आपके पास क्या रहेगी बेटा, लेस देन जीरो रहेगी, मतलब वैल्यू आपके पास क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास एसीटोन है वो 10 ml यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आपको क्लोरोफॉर्म है वो 50 ml दिया गया है। अगर आप दोनों को मिक्स करोगे बेटा तो टोटल वॉल्यूम आपके पास क्या बनेगी सॉल्यूशन की, आपके पास 10 + 50 मतलब 60 ml आपके पास टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन की बनेगी। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की। अब होना क्या चाहिए था, 60 ml आपके पास बनना चाहिए था। अब क्योंकि ये नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर जो आपके पास दोनों को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम आएगी बेटा, वो इससे कम आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपके पास आंसर क्या होगा, लेस देन 60 ml आपके पास आंसर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, नेगेटिव डेविएटेड वालों के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग आपके पास बेटा हमेशा नेगेटिव होती है, वैल्यू हमेशा आपके पास नेगेटिव होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना था। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट का आंसर देखेंगे तो आपका ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा अगर आपको डायरेक्टली पता भी नहीं चल रहा है ना, आप कहीं पर भूल गए हो कि आपके पास एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है, वो नेगेटिव डेविएटेड का एग्जाम्पल है, तो आप ये भी देख सकते हो, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी पता लगा सकते हो। आपके जो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है, इसके बीच में कैसा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे तो वहां पर डेल्टा वी हमेशा आपके पास क्या आता है बेटा, कम आता है। ये सब हमने क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने बोला है आपको द करेक्ट ऑर्डर फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द 3D सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कुछ एग्जांपल आपको दे रखे हैं। अब कंसेप्ट समझो इसके पीछे। बेटा इसने क्या बोला है, ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है कि कौन कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है, इसका मतलब क्या है, वो रिडक्शन उतना ही इजीली बेटा आपके पास करता है। ठीक है, जो जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिडक्शन उतना ही इजीली करता है। अब रिडक्शन से मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर के कम होने से मतलब होता है। समझ आई इतनी बात। ठीक है, मतलब जो इजीली रिडक्शन कर रहा है, मतलब वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर इजीली आपके पास कन्वर्ट हो रहा है, रिड्यूस उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, आपके पास जब आप MnO4 नेगेटिव के अंदर आप यहाँ पर निकालोगे, आपके पास क्या आएगा, MnO4 नेगेटिव। Mn के लिए x मानो, एक ऑक्सीजन के लिए -2 चार्ज, आपके पास 4 के लिए क्या हो जाएगा, ×4 इक्वल टू -1, मतलब x -8 इक्वल टू -1। x की वैल्यू आपके पास क्या बनकर आ जाएगी, +7 आएगी, मतलब MnO4 नेगेटिव के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी तरह से जब आप Cr2O7 का निकालोगे बेटा 2 नेगेटिव का, तो यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। ठीक है, आपके पास यूरेनियम ऑक्साइड है UO
2 पॉजिटिव आपके पास है, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 4 इक्वल टू +1, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, +5 आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब एक पे +7 है, एक पे +6 है, एक पे आपके पास +2 है। और अभी अभी हमने पढ़ा भी है, या मैं आपको इसको एक्सप्लेन दोबारा से एक बार अच्छे से करूंगी। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जितना ज्यादा आपके पास होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब वो उतनी ही जल्दी से क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब वो देखो रिड्यूस क्यों हो रहा है ज्यादा, जितना हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा बेटा, वो अपने से कम स्टेबल, मतलब अपने से कम ऑक्सीडेशन नंबर वाले के अंदर इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिड्यूस्ड इजीली हो जाएगा। मतलब आप इस तरह से भी बोल सकते हो, ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर स्पीशीज टू विच दे आर रिड्यूस्ड। इसीलिए आपके पास क्या होगा, +7 ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा, फिर +6 वाला, फिर आपके पास +5 वाला रहेगा। तो आप यहाँ पर सही ऑर्डर देखो बेटा, क्या हो जाएगा, सी वाला पार्ट देखो आप, सी के अंदर क्या है, MnO4 नेगेटिव सबसे ज्यादा, +7 ऑक्सीडेशन, फिर +6 है, फिर +5 है। तो आपके पास सेकंड का सही आंसर आपके पास सी पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछता है, थर्ड में पूछा गया है, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है बेटा। देखो आपके पास क्या है, COCl2En ट्वाइस ऑल ओवर पॉजिटिव चार्ज प्लस है। अब देखो बेटा, क्लोरीन जो आपके पास है, यहाँ पर आपके पास एज अ क्लोराइड आयन जो आपके पास प्रेजेंट है, ये कैसा होता है, मोनोडेंटेट आपके पास लिगेंड है। En आपके पास जो है, इथाइलिन डाइअमीन है, ये क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो ओवरऑल देखो आपके पास एक En बाइडेंटेट है, 2 En है, तो यहाँ पर 4 आपके पास बॉन्ड बनेंगे, 2 आपके पास Cl के साथ बन रहे, ओवरऑल 6 बॉन्ड बन रहे हैं। मतलब जब आप इसकी शेप देखोगे तो बीच में आपके पास कोबाल्ट आएगा बेटा, आपके पास इस तरह से बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, अब देखो आपके पास एक En इस तरह से कन्वर्ट, एक En आपके पास ऐसे, और आपके पास Cl है, आपके पास ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, एक स्ट्रक्चर तो आपके पास ये बन गया। ठीक है, दूसरा देखो कोबाल्ट यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, देखो क्लोरीन जो आपके पास है बेटा, वो दोनों एक दूसरे के एंटी के अंदर आपके पास है, यहाँ पे क्या है, एंटी आपके पास है। अगले में क्या करेंगे, दोनों को अगल बगल में करेंगे एक दूसरे के, ये दोनों क्लोरीन आपके आपस में पास हो गए बेटा, बाकी En आपके पास इस तरह से हो गए। तो ये सिर्फ 2 ही आपके पास शेप है, यहाँ पर आइसोमर है जो आपके पास बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन देखोगे, आपका आंसर क्या आया है, तो आप बताओगे कि आपके पास इनके बीच में क्या बनता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर बनता है, जब आप इसके अंदर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करते हो। क्योंकि ये क्या है, देखो एंटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं बेटा। ये दोनों क्लोरीन आपके पास क्या है, अगल बगल में है, मतलब ये वाली जो आपके पास आइसोमर है वो सिस है, और सिस ट्रांस आइसोमर है, वो किसके अंडर में आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंडर में आपके पास आता है। तो यहाँ पर अगर आप थर्ड का सही आंसर देखेंगे, तो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बी आंसर आपके पास सही हो जाएगा, मतलब थर्ड का बी आपके पास करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अब थोड़ा सा यहाँ पर खिचड़ी पक गई है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे डायरेक्ट पूछता है, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए से आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, टी हाफ आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब देखो टी हाफ आपको बताना है, सीधा सा फॉर्मूला है A0/2K। ये फॉर्मूला, इस पे न्यूमेरिकल भी हम बहुत करते हैं इस चैप्टर के अंदर बेटा, तो ये सीधा क्वेश्चन दिया है, मतलब यहाँ पर फोर्थ का डी आंसर आपके पास सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, इसने बोला है व्हेन 1 मोल ऑफ कोबाल्ट, आपके पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जहां पर 3 क्लोरीन और 5 अमोनिया दिए हैं। आगे कहता है इज ट्रीटेड विद द एक्सिस ऑफ AgNO3, 2 मोल्स ऑफ AgCl आर ऑब्टेन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बन रहा है, 2 मोल AgCl का बन रहा है। ठीक है, आपको बताना है सेकेंडरी वैलेंसी कोबाल्ट की क्या होती है बेटा। ध्यान से देखो आपके पास क्या है, देखो कोबाल्ट Cl3, 5 आपके पास अमोनिया के हैं। अब इसने बोला है जब आपने इसके अंदर AgNO3 डाला है एक्सिस के अंदर, तो यहाँ पर 2 मोल AgCl के बन रहे हैं बेटा।
समझ आई बात? अगर 2 मोल AgCl बन रहा है, कितना प्रेसिपिटेशन होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी प्राइमरी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। मतलब जो ब्रैकेट के बाहर Cl आते हैं ना, क्योंकि जब आप AgNO3 की रिएक्शन कराओगे बेटा, तो वो AgCl बना रहा है। मतलब ये जो 2 क्लोरीन आपके पास है, इसमें से 2 क्लोरीन आपके पास है, ये जो 2 क्लोरीन है बेटा यहाँ से, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? AgCl के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? एक Cl रहेगा, बाकी के आपके पास अमोनिया एज इट इज रहेंगे बेटा, और 2 Cl एज अ प्राइमरी वैलेंसी आपके पास रहेगी। ये जो ब्रैकेट के बाहर होती है उसे हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले को बेटा सेकेंडरी वैलेंसी बोला जाता है। क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी पूछा है। अब सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब है 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन, तो टोटल कितना हुआ? 6 आपके पास बॉन्ड बन रहे हैं। मतलब वैलेंसी कितनी बन रही है बेटा? 6 आपके पास आंसर आएगा। अगर प्राइमरी वैलेंसी पूछता तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, 2 मोल प्रेसिपिटेशन दिया है तो आप सीधा भी बोल सकते हो कि प्राइमरी वैलेंसी 2 है और आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? 6 आपके पास है। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट रह जाता है बेटा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताना, मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो इसने क्या बोला है? द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास है। ठीक है, देखो क्या है, Al2O3 आपके पास है, इससे क्या बन रहा है बेटा? 1 मोल एल्यूमिनियम बन रहा है। मतलब जब आप यहाँ देखो, आपके पास एल्यूमिनियम का आपके पास x मानोगे, माइनस में 6 इक्वल टू 0, x के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +3 आएगा। ठीक है, सिंपल एल्यूमिनियम है, चार्ज कितना रहेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? 0 रहेगी। अब देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितना है? 3 है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास गेन करेगा। मतलब AgAl2O3 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? Al के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आप कन्वर्ट मतलब गेन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब बेटा आप यहाँ पर चार्ज निकालोगे तो वो कितना आएगा? 3 फेराडे आपके पास आएगा। ठीक है, क्यू किसके इक्वल होता है? NF के इक्वल आपके पास होता है ना। तो 1 मोल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? जब यहाँ 1 मोल एल्यूमिनियम हो रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहे हैं, तो ओवरऑल कितना बनेगा? 3 फेराडे बनेगा। मतलब आपके पास 6 का C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3? इस पे से बताना है किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास ये होगी। देखो बेटा पहले क्रोमियम से शुरुआत करते हैं। क्रोमियम आपके पास क्या होता है? आपके पास 3d5 4s1 होता है। आपने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास 4s से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ से जाएंगे? d से जाएंगे, तो आपके पास कितना बनेगा? 3d3 बनेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है? आपके पास ए ही आंसर आ रहा है, आगे आपको जाने की जरूरत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड द लाइट प्रोड्यूस्ड अ पॉइजनस गैस नोन एज, आपको बताना है। देखो जब आप क्लोरोफॉर्म का मतलब है CHCl3, उसको एयर के साथ रिएक्शन कराया या ऑटो ऑक्सीडेशन कराया, मतलब O2 के साथ बेटा जब आप रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है? COCl2। बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्लास के अंदर मैंने बहुत बार करा रखा है बेटा। ठीक है, इवन जो पुरानी वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वहां पर ज्यादातर क्वेश्चन मैंने सब करा रखे हैं आपको। यहाँ देखो क्लोरोफॉर्म के अंदर जब आपने ऑटो ऑक्सीडेशन कराया, क्या बना? COCl2 बना, प्लस में HCl बना। अब ये जो COCl2 होता है बेटा, इसे आप क्या बोलते हो? फॉस्जीन गैस बोलते हो, राइट? अब आपके पास आंसर के अंदर क्या आ जाएगा? फॉस्जीन गैस आ जाएगा। देखो ध्यान रखो, फॉस्जीन गैस है आती है जो कि बहुत ही पॉइजनस आपके पास होती है। ठीक है, इसने क्वेश्चन के अंदर भी बोला है बहुत ही पॉइजनस गैस है, और इसीलिए आपका जो फोस्जीन होता है ये क्या करता है? फॉर्म क्रिएट कर लेता है। अगर ये फॉर्म क्रिएट ना करे उसके लिए हम जो आपके पास क्लोरोफॉर्म होता है, इसे हम डार्क स्टोरेज मतलब डार्क बोतल के अंदर स्टोर करके रखते हैं, बिल्कुल बंद डिब्बे के अंदर, सील पैक डिब्बे के अंदर, मतलब एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप बोल सकते हो, डार्क कलर वाले के अंदर इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके पास, इसने बोला है व्हेन MnO2 इज रिएक्ट विद द KOH इन एयर इट गिव्स। इसने बोला है MnO2 को बेटा जब आप KOH के साथ रिएक्शन कराते हो इन एयर, मतलब
O2 प्लस में O2 आपने किया तो बनेगा क्या, आपके पास क्या बनता है K2MnO4 प्लस में वाटर आपके पास बनता है। ये रिएक्शन बेटा आपको याद कराई जाती है जब हम KMnO4 की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपके पास 9th का सही आंसर बी हो जाएगा। 10th की तरफ देखो, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कब भी बिहेव करती है, जब रिएक्शन आपके पास किस डायरेक्शन के अंदर होती है, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर होती है। रिवर्स डायरेक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन कैसी हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपके पास होती है। और ये कब होता है, जब आपका बेटा एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो होता है वो आपका ईएमएफ वैल्यू से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब आपके पास ई एक्सटर्नल है वो आपके पास ग्रेटर देन ई सेल के हो जाता है बेटा, तब आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो 10th का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको एक रिएक्शन दिया है, आपको दिया है अल्कोहल प्लस HCl ZnCl2 की प्रेजेंस के अंदर। ध्यान रखो, याद आया थोड़ा सा, ये क्या होता है, ल्यूकास रिएक्शन आपके पास है, मतलब ल्यूकास रिएजेंट आपको दिया है HCl प्लस में ZnCl2। ये रिएक्शन कहाँ यूज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज की जाती थी बेटा। ठीक है, ये कहता है अल्कोहल, जब ये आपने रिएक्शन कराई है इसका आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल बताना है। ठीक है, अब हमने पढ़ा भी हुआ है बेटा, टर्शरी का सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का होता है, फिर प्राइमरी का आपके पास होता है। ठीक है, अब टर्शरी का क्यों ज्यादा होता था, याद आया थोड़ा सा, क्या बनता था, कार्बोकेटायन बेटा यहाँ पर एज अ इंटरमीडिएट बनता था। और आपके पास कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल किस में होता है, टर्शरी के अंदर होता है। फिर सेकेंडरी ये स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या होता है, टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी आपके पास होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, इसका आंसर देख लो। 11th का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ही आपके पास करेक्ट आंसर है। 12th में देखो, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन एन एक्वस सॉल्यूशन द वोंटो फैक्टर। देखो बेटा डिसोसिएशन में पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने बहुत बार पढ़ रखा है चैप्टर, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ रखा है। आई की वैल्यू अगर 1 होती है, वोंटो फैक्टर की वैल्यू 1, इसका मतलब ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना फिर आपके पास डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से कम हो जाती है मतलब एसोसिएशन आपके पास होता है। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है इसका मतलब डिसोसिएशन आपके पास होता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब 12th का आपके पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन है 13, 14, 15 और 16। तो 13th देखो बेटा, आपके पास क्या बोलता है, इसने बोला है असर्शन है द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। बहुत हमने डिफरेंस के अंदर बहुत बार पढ़ा है, आइडियल आपके पास सॉल्यूशन है वहां पर आपके पास सारी चीजें न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, आपके पास डेल्टा एच है वो भी 0 होता है, डेल्टा वी है वो भी 0 होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्यूट सॉल्यूट इन सब के आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब आइडियल सॉल्यूशन की करेक्टरिस्टिक है। तो इसका मतलब असर्शन बिल्कुल सही दिया है। आगे कहता है फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज स्ट्रॉन्गर देन द, देखो स्ट्रॉन्गर आइडियल सॉल्यूशन के लिए कभी भी स्ट्रॉन्गर नहीं होती, इक्वली होती है। स्ट्रॉन्गर या वीकर कहां पर काम आती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब रीजन आपको गलत दिया है, और ऐसा एक ही ऑप्शन आपके पास होता है जहां आपके पास असर्शन ठीक है बेटा और रीजन आपके पास गलत है, वो आपके पास क्या है, सी आपका ऑप्शन है। तो इसका मतलब 13th का जो सही आंसर है वो आपके पास सी हो जाएगा। अब 14th की तरफ देखो, द यूनिट्स फॉर द, आपके पास रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड रेट ऑफ द रिएक्शन आर द सेम। सही बात है, रेट कांस्टेंट है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। तो इसका मतलब ये वाली जो आपके पास स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। आगे कहता है इन द जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। इंडिपेंडेंट होती है तभी तो सेम होता है। तो इसका मतलब इसका रीजन इसका ये दिया हुआ है और दोनों आपके पास सही है। तो 14th का क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15th में देखो, द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन इज ऑब्जर्व व्हेन द वन ब्रोमोब्यूटेन इज हाइड्रोलाइज्ड। सही बात है, जब वन ब्रोमोब्यूटेन को हाइड्रोलाइज्ड करते हैं तो बेटा इन्वर्जन आपके पास होता है, ये बिल्कुल सही बात है। आगे कहता है द रिएक्शन इज आपके पास SN2 एंड प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, नहीं होता। SN2 के अंदर नहीं, आपके पास ये स्टेटमेंट रीजन जो बेसिकली आपके पास दिया गया है वो गलत दिया गया है। इसका मतलब आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 15th का बी हो जाएगा बेटा। 16th देखो, COC बॉन्ड एंगल इन ईथर्स इज स्लाइटली मोर देन द आपके पास टेट्राहेड्रल एंगल, बिल्कुल सही बात है, ज्यादा होता है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन टू एल्काइल ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, और यही इसका आपके पास रीजन दिया है, मतलब दोनों बातें सही हैं। तो 16th का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास ए हो जाएगा। तो ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, 2 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, सेक्शन बी पर देखो, 17th क्वेश्चन क्या बोलता है। इसने बोला है अ सॉल्यूशन, पिक्चर ज्यादा क्लियर नहीं है बट कोई बात नहीं, हमें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर बोलता है अ 6% सॉल्यूशन, मैं लिख रही हूँ साथ के साथ, अ 6% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आपके पास है, जिसका मोलर मास आपको दे रखा है 180 ग्राम पर मोल। इसने बोला है इज द आइसोटोनिक, ये आइसोटोनिक आपके पास है बेटा। देखो आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, पाई इक्वल टू आपके पास CRT होता है। अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन दिए होंगे तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2 के इक्वल होता है, इसी को क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक कंडीशन हम लोग बोलते हैं। अब इसने बोला है इट इज द आइसोटोनिक विद द 25% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अननोन आपके पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखो क्या है, ये आपके पास कंडीशन दी है बेटा। इसने क्या बोला है कि जो पाई आपका ग्लूकोज के लिए है आपके पास, वो किसके इक्वल आपके आइसोटोनिक है बेटा, जो भी अननोन सॉल्यूशन आपको दिया है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस दिया है, उसके आइसोटोनिक है। मतलब पाई ग्लूकोज का इक्वल टू पाई अननोन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि पाई किसके इक्वल है, CRT के इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो C1, इसको अगर मैंने 1 और इसको 2 मान लिया तो C1RT इक्वल टू C2RT हो जाएगा। मतलब आपके पास C1 इक्वल टू C2 आपके पास हो जाएगा बेटा। और C1 का मतलब क्या है, मोलैरिटी, मतलब M1 इक्वल टू M2 आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास M1 ये ग्लूकोज के लिए है, ये अननोन के लिए है, तो आपके पास ग्लूकोज की मोलैरिटी के लिए क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना दिया है, 6% सॉल्यूशन है ना, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन में मोलर मास आपके पास 180 दिया है, अपॉन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब आपने 100 cc ले लिया। ठीक है, ml ले लिया ये कह लो, इक्वल टू देखो कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 25% सॉल्यूशन दिया है। 25% सॉल्यूशन का मतलब है बेटा 25 अपॉन में मोलर मास को हमने m मान लिया, नीचे क्या आएगा 100 cc आएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो सीधी सी बात है 6/180 इक्वल टू 25/m। अगर आपको m निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 25 इंटू 180 अपॉन में 6, 6×3 = 18, कितना आ जाएगा 750 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आंसर किस में आएगा, ग्राम पर मोल के अंदर आपके पास आएगा। तो आपका 750 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखा होगा, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर बेटा हिंदी मीडियम के अंदर 2.5% लिखा हुआ था, इंग्लिश मीडियम का जो पेपर था राइट साइड वाला, वहां 25% दिया है। तो अगर आप 25% के अकॉर्डिंग निकालोगे 750 आएगा, 2.5 कर दो कितना आ जाएगा, 75 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास बेटा। इसने बोला है द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द 60 मिनट। मतलब टी हाफ आपको दे दिया, कितना दे दिया, 60 मिनट्स आपको यहां पर दे दिया। ठीक है, ये पूछता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंज्यूम 90% ऑफ द रिएक्शन। इस लाइन को बड़े ध्यान से देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंज्यूम 90% ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब 90% रिएक्टेंट को कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब आप टी की वैल्यू निकालते हो बेटा, 2.303 अपॉन में के लॉग ऑफ A0 अपॉन में AT आपके पास होता है। ठीक है, इसने बोला है कि आपके पास 90% रिएक्शन को कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा। तो 80 का मतलब क्या होता है, बचा हुआ होता है ना,
और ये क्या होता है, इनिशियल आपके पास स्टार्टिंग में कितना था। अब देखो 90% कंज्यूम हो गया, अगर 90% कंज्यूम हो गया तो बचेगा कितना, 10% तो बचेगा ना 100 में से। मतलब आपके पास क्या है यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ ऊपर नीचे हो गया ये पेज। हाँ यहाँ पर देखो बेटा, 80 किसके इक्वल होता है, a माइनस एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब इसने बोला है 90% कंज्यूम हो गया, आपके पास इनिशियल 100 था, परसेंट को हटा दो तो आपके पास 80 कितना बटेगा, 100 माइनस 90, मतलब यहाँ पर 10 आपके पास बचेगा। समझ आया, तो बचा हुआ कितना है बेटा, 10 है। तो आप यहाँ पर सीधा सा अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.303 अपोन में के log ऑफ 100 अपोन में 10 आपके पास आ जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, log 10 का मतलब है 1, मतलब t की वैल्यू आपके पास आ गई 2.303 अपोन में k आपके पास आ गई, ये आपके पास टाइम आ गया बेटा। समझ आई बात, इतना सॉल्व हुआ। अब देखो यहाँ पर जब आप देखोगे आपसे टाइम पूछा गया है, अब टाइम पूछा है तो आपको k की वैल्यू अगर यहाँ पर पता चल जाए तो आपका टाइम निकल जाएगा बेटा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको k नहीं दिया है, आपको क्या दिया है, आपको टी हाफ दिया है, 60 मिनट है। अब आपको पता है कि जो टी हाफ होता है बेटा 0.693 अपोन में के इक्वल होता है, तो आप क्या करोगे, यहां से के की वैल्यू निकालोगे, 0.693 अपोन में टी हाफ करके आपके पास के की वैल्यू निकलेगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.011 पर मिनट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टी हाफ 60 है, डिवाइड करोगे ऑलमोस्ट कितना आएगा, 0.011 आपके पास आंसर आ जाएगा पर मिनट का। अब के की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो इस के की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दोगे तो आपके पास टी कितना आ जाएगा, 2.303 अपोन में 0.011 आपके पास आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे मतलब आंसर आपके पास आएगा निकल कर 199.4 मिनट, यहाँ पर आपके पास आंसर निकल कर आएगा बेटा। क्लियर है, समझ आया कैसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अपनी कॉपी के अंदर सभी बच्चे पेपर को जरूर सॉल्व करेंगे। मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि अगला क्वेश्चन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं इसके और वाले पार्ट के अंदर बेटा। और वाला पार्ट को देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो इससे इजी क्वेश्चन आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो आपसे क्या बोलता है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, आपको क्या दिया है, log के समथिंग वैल्यू दी है और आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। हमने फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला याद किया है एक्टिवेशन एनर्जी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने फॉर्मूले फॉर्मूले भी याद करे हैं तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्या होता है, log के आपका होता है log a माइनस ई नोट अपॉन 2.303 आर टी के इक्वल होता है बेटा। अब यहाँ पर एक इक्वेशन जो दी है वो फर्स्ट है, जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो सेकंड इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट करना है। ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में log के है, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में log के है। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, 23.6 है, आपके पास log a माइनस दिस बाय टी है ना, ये टी आपके पास है, यहाँ पर भी राइट में देखो टी आपके पास है। ठीक है, इसका मतलब दोनों को जब कंपेयर करोगे इक्वेशन को, log a किसके इक्वल आएगा बेटा, 23.6 के इक्वल आएगा। ठीक है, और आपके पास ई ए अपोन में 2.303 आर टी आपके पास है, वो किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू 10⁻⁴ के अपोन में टी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे t से t कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन 2.303 आर इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴ के इक्वल आ गया। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो सारों की वैल्यू वैल्यू यहाँ पर लिखो, आपके पास क्या हो जाएगा, ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2.303 इंटू में आर लिखो 8.314 आपके पास आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा आपका आंसर आएगा 38.29 इंटू 10⁻⁴ जूल पर मोल आपके पास आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना था, सिर्फ कंपेयर करना था बेटा दोनों इक्वेशंस को। अगर आपने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लिया तो आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आंसर था। आपको सिर्फ देखना है यहाँ पर टी है, ये सिंपल वैल्यू आपको दे रखी है, इसको इसके साथ यहाँ पर क्या करना था, कंपेयर करना था बस। आपने देखा ई नोट की वैल्यू आपके पास, ई ए की वैल्यू मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास निकल कर आ जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ये वाला सेक्शन अभी कंप्लीट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, इसने आपसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय द चिलेट इफेक्ट। चिलेट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स आपके पास बेटा जहां पर चिलेटिंग लीगेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। चिलेटिंग लीगेंट इन्वॉल्व होता है, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है नॉन चिलेटिंग लीगेंट के कंपैरिजन के अंदर। यही तो आपके पास डेफिनेशन होती है, मतलब द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग द चिलेटिंग लीगेंट इज मोर देन द आपके पास कॉम्प्लेक्सिंग हैविंग द नॉन चिलेटिंग लीगेंट्स इज नोन एज द चिलेट इफेक्ट। एग्जाम्पल कौन सा? बहुत फेमस ईडीटी एग्जाम्पल, पेपर में बहुत बार पूछता है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। आपके पास आपको कन्वर्ट करना है बेटा, किसको कन्वर्ट करना है? फिनोल को बेंजीन के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, ए पार्ट के अंदर। तो देखो कन्वर्ट करते हैं, पहले आप फिनोल बनाओ, यहाँ पर ये आपके पास फिनोल हो गया। फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? सीधा सीधा है, जिंक डस्ट आप इसके अंदर जिंक डालो बेटा, सीधा क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। आगे देखो, प्रोपीन को प्रोपेन वनोल में करना है, मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इससे क्या बनाना है? CH3CH2CH2OH बनाना है, ठीक है बेटा। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, जब हमारा डबल बॉन्ड हमें हटाना होता है, आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड हट रहा है, OH आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो देखो सबसे पहले जब आप यहाँ पर मार्कोनिकव रूल लगाओगे बेटा, HBr डालोगे, तो मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? CH3CH2 आपके पास, इधर आपके पास ब्रोमीन आता है, इधर हाइड्रोजन आता है। याद आया थोड़ा सा? और अगर आप इसके अंदर एंटी मार्कोनिकव रूल लगाओगे, मतलब HBr पर ऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर करोगे बेटा, CH3CH, इधर H जुड़ेगा, यहाँ CH2Br जुड़ेगा। अब देखो आपको अब Br कोने पे आ रहा है, कॉर्नर वाले पे, और जो आपको प्रोडक्ट में OH लेकर आना है वो भी कॉर्नर पे लेकर आना है। मतलब यहाँ पर जब आप प्रोसीजर करोगे बेटा, तो आप एंटी मार्कोनिकव रूल को अप्लाई करोगे। सबसे पहले क्या बनाओगे? यहाँ पर CH3CH2CH2Br बनाओगे। फिर आपको पता है Br से अल्कोहल बनाना बहुत इजी है, सिंपल एक्वस KOH आप यहाँ पर डालोगे तो आपके पास ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा, ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा बेटा, और इसकी जगह OH आपके पास लग जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? कन्वर्जन आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 था। क्लियर है सभी को? पहले आपने HBr डाला परोक्साइड की प्रेजेंस में, फिर आपने एक्वस KOH डाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियोरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5। आपको बेटा D5 की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब दो कंडीशन है, या तो डेल्टा नोट P से ज्यादा हो या फिर डेल्टा नोट P से कम हो। अब देखो डेल्टा नोट P से ज्यादा हो, मतलब जो आपका T2G और EG, ये आपके पास T2G है, ये EG है, इसका गैप बेटा बहुत ज्यादा है। अगर ये गैप ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है, तो पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो पेयर अप फटाफट से होगा ना इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो आपके पास T2G ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन फटाफट से सारे के सारे इसी में बन जाएंगे। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? T2G 5 EG 0 आपके पास हो जाएगी। समझ आई बात? ठीक है। अगला कंडीशन देखो, आपके पास अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, अब इसने बोला है ये गैप बेटा कम है लेकिन पेयरिंग वो एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अप करना पसंद करेगा? इजीली नहीं करेगा। ठीक है, डेल्टा नोट कम है, कम आपके पास है, तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आपके पास EG के अंदर चला जाएगा। मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन की आपके पास शिफ्टिंग हो जाएगी, कंट्रीब्यूट इस तरह से आपके पास करेगा। मतलब T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। तो बी का आपके पास आंसर है T2G 3 EG 2, ए का आंसर आपके पास है T2G 5 EG 2 आपके पास बेटा आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 आपके हो गए।